नाज़रीन, लीबिया ने सहारा डेजर्ट के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर बनाई तो बनाई कैसे, जहां पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती थी। वहां लाखों क्यूबिक मीटर ताज़ा पानी कैसे लाया गया, इस प्रोजेक्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद इसे कोई भी डिस्कस क्यों नहीं कर रहा, यही तमाम तफसीलात आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आप देख रहे हैं तारीख की दुनिया और मैं हूं डॉक्टर अली। नाज़रीन, नेचर ने पूरी दुनिया को बेपनाह रिसोर्सेज से नवाजा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं ये रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए। पानी की बात की जाए तो बेशक दुनिया का 75% हिस्सा पानी से बना है, लेकिन ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें से जो पानी इस्तेमाल के काबिल यानी फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 3% है। इस 3% में से भी 2.5% ग्लेशियर्स, एटमॉस्फेयर और जमीन के अंदर है, यानी हमारे इस्तेमाल के काबिल जो पानी पीछे बचता है वो है सिर्फ और सिर्फ 0.5%। और ये 0.5% पानी भी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कुछ कंट्रीज तो ऐसे हैं जिनके पास पीने के लिए पानी बिल्कुल नहीं बचता। अब इस मसले के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। कहीं पर समुद्र के पानी में सोर्स निकालकर उसको पीने के काबिल बनाया जा रहा है, कहीं क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश करके पानी जमा किया जाता है। और साउथ अफ्रीका के हालात तो इतने ज्यादा खराब हैं कि उन्होंने ऑल द वे अंटार्कटिका से आइसबर्ग तोड़कर केप टाउन लाने का प्लान भी बनाया था। आज हम एक ऐसे सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसको नामुमकिन कहा जाता था, लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ। नाज़रीन, 50 साल पहले मोअम्मर कज़ाफ़ी ने लीबिया जैसे खुश्क कंट्री में दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिवर बनाने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि ये हकीकत में पूरा करके भी दिखाया। लीबिया जिसको सैटेलाइट मैप में देखा जाए तो कहीं हरियाली का एक डॉट भी नजर नहीं आता। यहाँ बारिश इतनी नायाब है कि लोग कई सालों तक बारिश नहीं देख पाते। इस सिचुएशन में लीबिया ने आखिर ये सब कैसे मुमकिन कर दिखाया। नाज़रीन, लीबिया का 99% एरिया रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ पड़ने वाली गर्मी का अंदाजा तो आप लगा ही चुके होंगे। ये गर्मी इतनी शदीद होती है कि ओपन एयर में पड़ा पानी भी फौरन एवेपोरेट हो जाता है। और लगे हाथ लीबिया के कई हिस्सों में 10-10 सालों तक बारिश का नामो निशान नहीं होता। क्रूड ऑयल के हिसाब से लीबिया के पास यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन फ्रेश वाटर के मामले में यहाँ पर भी नेचुरल रिवर नहीं है। 1950 में जब लीबिया में ऑयल ढूंढा जा रहा था तो यहाँ ऑयल के साथ साथ एक बहुत ही नायाब खजाना भी मिला। जी हाँ, ये खजाना था पानी का। सहारा जहाँ लोग पानी को तरसते हैं, उसके नीचे 1.5 लाख क्यूबिक किलोमीटर फ्रेश वाटर किसी खजाने से कम नहीं था। ये एक तरह का फॉसिल वाटर था जिसको न्यूबियन सैंडस्टोन एक्विफर सिस्टम कहा जाता है। अंदाजा लगाया जाए तो सहारा के नीचे से मिलने वाला पानी इतना ज्यादा है, हमारी पूरी दुनिया अगर उसको 40 सालों तक इस्तेमाल करे फिर भी वो खत्म नहीं होगा। और सोने पर सुहागा न्यूबियन वाटर सहारा के ईस्ट में पाया जाता है। खास तौर पर जहां आज लीबिया मौजूद है, उस वक्त के लीबियन डिक्टेटर मोअम्मर कज़ाफ़ी ये मौका किसी सूरत भी मिस नहीं करना चाहते थे। उनका आइडिया था कि किसी भी तरह से अगर ये पानी निकालकर इसको लीबिया के तमाम सिटीज तक पहुंचा दिया जाए तो ये लीबिया और सहारा की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। ये प्लान बनाना जितना आसान था इतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी। इसको अंजाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इनिशियल रिसर्च से मालूम हुआ था कि न्यूबियन वाटर लीबिया के साउथ में पाया जाता है और यहाँ की मेजर सिटी लीबिया के नॉर्थ यानी मेडिटेरेनियन कोस्ट पे पाई जाती है। ये फासला हरगिज कम नहीं था, खास तौर पर एक आर्टिफिशियल रिवर बनाने के लिए। एस्टिमेट लगवाया गया तो मालूम हुआ कि हर सिटी तक पानी पहुँचाने के लिए इनको 2820 किलोमीटर लंबी रिवर खोदनी पड़ेगी। ये फासला इतना ही है जितना दिल्ली से मुंबई या फिर इस्लामाबाद से कराची तक के 2 चक्कर लगाए जाएं तो इतना फासला बनता है। मोअम्मर कज़ाफ़ी को जब ये एस्टिमेट्स बताए गए तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर एक और मसला आन खड़ा हुआ, सहारा की कड़कती गर्मी जहां पानी फौरन एवेपोरेट हो जाता है। वहां इतनी लंबी ओपन एयर रिवर का मतलब था कि शहरों तक पहुंचने से पहले ही आधे से ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। अब इस मसले से निमटने का मतलब था कि 2820 किलोमीटर लंबा रिवर अंडरग्राउंड करना होगा। इस काम के लिए बड़े बड़े पाइप्स की जरूरत थी। एक पाइप 13 फीट मोटा था और उसका वजन 5 टन होगा और ऐसे 80 लाख पाइप बनाए जाएंगे, तब जाकर 2820 किलोमीटर लंबा रिवर बन पाएगा। इतने ज्यादा पाइप्स बनाने के लिए लीबिया में ही कई फैक्ट्रीज बनाई गई जिनमें ये खास पाइप तैयार किया जाने लगा। ये कंक्रीट और स्टील से बने हुए पाइप थे। एक पाइप में 8 किलोमीटर स्टील वायर्स इस्तेमाल की गई थी। यानी अगर सारे पाइप्स में यूज होने वाली स्टील वायर्स को सीधा बिछाया जाए तो वो पूरी दुनिया के गिर्द 800 मरतबा चक्कर लगा सकती है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं 1980s की कि जब मास लेवल पे पाइप्स बनने का काम स्टार्ट हो चुका था।
ये पाइप्स कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़े बड़े ट्रक्स में लोड करके पहुंचाए जाने थे, लेकिन मसला ये था कि उस वक्त लीबिया में कोई रोड नेटवर्क भी नहीं था। लिहाजा साउथ कोरियन कंपनी को बुलवाया गया और फेज 1 में 3200 किलोमीटर लंबी रोड बनवाई गई। उसके बाद 3 अरब क्यूबिक फीट और 20 फीट गहराई के अंदर खुदाई का काम किया जाना था, क्योंकि पाइप्स को जमीन के अंदर 20 फीट तक जाना था। और नाज़रीन, ये इस मेगा प्रोजेक्ट का फेज 1 था, जिसमें $5 अरब खर्च किए गए। उसके बाद 1989 में फेज 2 पर काम शुरू किया गया। इसमें से सबसे पहले पानी के पाइप्स को ट्रिपोली तक बिछाना था, जो कि लीबिया का कैपिटल था और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी। इस काम के लिए जबले खसूना में 2 जगह पर 200 मीटर गहराई से पानी पंप किया गया और ट्रिपोली तक 200 कुएं खोदे गए, जो कि 700 किलोमीटर लंबी लाइन थी। स्टेज 3 में कुफरा के मुकाम पर कुएं खोदे गए और वहां से पाइप्स बिछाकर बेंगाजी तक लाए गए, जो लीबिया के दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा शहर था। ये फासला 1000 किलोमीटर लंबा था और उसके बाद अगली स्टेज में इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा जाना था। लीबिया के ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट में 5 बड़े बड़े रिजर्वायर्स भी बनाए गए और ये रिजर्वायर्स एक्सेसिव पानी को स्टोर करने का काम करते थे। इन रिजर्वायर्स का डायमीटर 1 किलोमीटर था, जो आज भी कायमो दायम है। नाज़रीन, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के मुताबिक लीबिया का ये प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी मैनमेड रिवर के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम भी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए जमीन से निकाला जाने वाला पानी न सिर्फ लीबिया के 6.7 मिलियन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि इसका 70% हिस्सा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से लीबिया के नॉर्थ और वेस्ट में ग्रीन लैंड्स में इजाफा किया गया था। अब जाहिर है कि इतना मेगा प्रोजेक्ट बनने में खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। मुख्तलिफ डाटा के हिसाब किताब से इस प्रोजेक्ट में $50 बिलियन से भी ज्यादा खर्चा आया था। और सबसे हैरत अंगेज बात यह कि लीबिया ने पहले 3 फेजेस को वक्त से पहले कंप्लीट किया था, वो भी बगैर किसी मुल्क की फाइनेंशियल सपोर्ट के। अलबत्ता यूनेस्को की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर्स और वर्कर्स को ट्रेनिंग जरूर दी थी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि न्यूबियन सैंडस्टोन एक्वाफर पानी अगले कम से कम 100 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बरक्स अगर लीबिया डिसैलिनेशन करके फ्रेश वाटर बनाता है तो इसमें 10 गुना ज्यादा कास्ट लगती। लीबिया के मैन मेड रिवर के चर्चे पूरी दुनिया में छा चुके थे। हर न्यूज एजेंसी सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पर खबरें दे रही थी, लेकिन बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। नाज़रीन, 22 जुलाई 2011 में नाटो की स्ट्राइक शुरू हो गई और इस जंग में मोमर कजाफी को मार दिया गया। नाटो की जानिब से एक एयर स्ट्राइक में फेज 4 और फेज 5 के लिए बनाए जाने वाली पाइप्स की फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया और इस पॉइंट पर सन 2020 में सिविल वार के दौरान पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज कर दिया गया। पाइप्स की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग पे बिल्कुल भी ध्यान न दिया गया और मिलिटेंट्स ने इन एरियाज पर कब्जा कर लिया और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को तकरीबन बंद कर दिया गया। नाज़रीन, आज लीबिया की कंडीशन ये है कि पहले जो फेज कंप्लीट है उनको भी ठीक से मेंटेन नहीं किया जा रहा, न ही ट्रिपोली में पानी बचा है और न ही बेंगाजी में। और बात की जाए रिजर्वायर्स की तो वो अब काफी हद तक खाली हो चुके हैं। और नाज़रीन, लीबिया के शहरियों को पानी की शॉर्टेज का बदतरीन सामना है। नाज़रीन, आज वही लीबिया जो कि पानी की वजह से खुशहाली के बिल्कुल करीब था, अब लोग वहां से जाने पर मजबूर हो रहे हैं।